हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग हमारी मेथड ऑफ कोस्टिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस कोस्टिंग जो दो नाम से बना है, दो टर्म से बना है, दो टर्मिनोलॉजी से बना है, उसका मतलब क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद बात करेंगे आगे। सबसे पहले देखिए, जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस, पहला वर्ड प्रोसेस क्या होता है? देखिए, कोई भी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, चाहे आप सर्विस दे दीजिए, चाहे आप कुछ और एक्टिविटी कर लीजिए, सभी में आउटपुट तक पहुंचने के लिए, आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमें एक प्रोसेस के दौर से गुजरना होता है। हमें एक फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना होता है। एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस के दौर से गुजरना होता है। अब देखिए, आप सीए कर रहे हो, आपको पहले फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने होते हैं। सीए बनने का क्या प्रोसेस है? यही प्रोसेस है ना। पहले आपको फाउंडेशन एग्जाम देने हैं, क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जाम पर आना है, इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करने हैं, फिर आपको फाइनल एग्जाम क्लियर करने हैं, और फिर आपको जीएमसीएस की ट्रेनिंग देनी है 1 महीने की। उसके बाद आप क्या है, सीए की मेंबरशिप हासिल कर लोगे, ठीक। अब देखिए, इससे ये क्या था? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थे, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज या स्टेप्स बोल सकते हो। एक कोई भी आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से गुजरना होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज से गुजरना होता है, जो क्या है? प्रोसेस है। ऐसे ही जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स से कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज ऑफ स्टेप्स से गुजरना होता है, राइट। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स से गुजरना होता है। अब सबसे सिंपल जो बात है यहां पर, प्रोसेस का वैसे तो मतलब नॉर्मली ये बनता है कि आपको क्या है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोई भी सर्विस देनी है, कोई भी आपको कुछ करना है, आपको आउटपुट तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस के दौर से गुजरना होगा। एक प्रोसेस होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई आपको एक कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो उसका प्रोसेस है जी। आपको नौकरी हासिल करनी है, उसके लिए भी कंपनी का एक प्रोसेस है, राइट। आपको एमएलए बनना है, एमपी बनना है, उसका एक प्रोसेस है, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ऐसे ही सभी चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी चीज आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए सीरीज ऑफ एक्टिविटी से स्टेप से गुजरना होता है, ठीक। दूसरा टर्म जो है वो है कोस्टिंग। कोस्टिंग का मतलब क्या होता है? अब हम शुरू से ही, पहले चैप्टर से ही करते आ रहे हैं। कोस्टिंग का मतलब क्या होता है? कोस्ट डिटर्मिनेशन करना, असरटेनमेंट करना, असरटेनमेंट करना, इवैल्यूएशन करना कोस्ट का, ठीक। कोस्ट असरटेनमेंट करना किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ आपका, वो क्या है? उसको कोस्टिंग बोलते हैं। जो पैसा खर्च हुआ, कंपनी ने एक फिनिश गुड प्रोड्यूस करने के लिए उसके ऊपर रॉ मटेरियल परचेज किया, दैट इज पार्ट ऑफ कोस्टिंग, राइट। उसके ऊपर अदर खर्चे किए, लेबर इनकर हुई और एक्सपेंसेस किए, वो कोस्टिंग का पार्ट है, राइट। अब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो प्रोसेस कोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है उसका कोस्ट करना, वो प्रोसेस कोस्टिंग है। पर ये बाकी फिर अदर चैप्टर से कैसे डिफरेंट हो गया? फिर इसमें भी तो वही चीज ही हुई, सिर्फ हम कोस्टिंग कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, उसके लिए कोस्ट शीट वगैरह बने तो हुए हैं, जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट बने तो हुए हैं, इसके लिए अलग बनाने की क्या जरूरत थी?
तो बच्चों उसका आंसर ये है, ये जो चैप्टर है, ये जो प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस की बात नहीं हो रही यहां पर। प्रोसेस कॉस्टिंग तभी अप्लाई होगा जब क्या है, एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स से जब कन्वर्ट होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू गुजर कर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू? वो वही प्रोसेसेस के थ्रू ही होता है, वही सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज जो होती हैं उसके थ्रू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। पर यहां पर जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। उसी के लिए ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है, राइट। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। देखिए, हर चैप्टर का हर एक जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बीइंग बनाने का। तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उसके लिए तो बहुत सारे चैप्टर बने हुए हैं, पर जो स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, राइट, उसके लिए आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, खास करके जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोकेमिकल हो गया। ये सभी जो इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट होते होते दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू उसे गुजरना होता है, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दो तीन दिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद हम अब देखिए, जो पहली एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये किस चीज की है? आलू चिप्स बनाने की प्रोसेस है। पहले क्या हुआ, हमने पोटैटो लिए, पोटैटो को हमने क्या किया, वॉशिंग करी, उसकी धोए, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी कटर से कटिंग हुई, फिर उसको क्या है बॉयलर में डाला गया, फिर उसको सुखाया गया, फिर आगे उसकी क्लीनिंग वगैरह करके अगले फाइनल प्रोसेस तक कन्वर्ट किया, राइट। अब ये जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स करने के लिए 1 2 3 4 5 ये 6 स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ा, 6 प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा। तो यहां पर इसलिए फूड प्रोसेसिंग में मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या होती है? प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है। और दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहां पर जो बनाना चिप्स है उसकी एग्जांपल दी गई है। यहां पर पहले क्या है, हमारे पास बनाना है, उसको हमने क्या किया, यहां से शुरू हो रही है बनाना पीलिंग, राइट। फिर हमने क्या किया, स्लाइस बनाना शुरू किया, फिर उसको क्या है ब्लैंचिंग करना शुरू किया उसकी, राइट। और डी वाटरिंग, जो पानी वगैरह था उसका निकाला, फिर चिप्स फ्राई किए, फिर उसके बाद डी ऑयलिंग किया, चिप्स का डी ऑयलिंग किया, फिर सीजनिंग किया, राइट। सीजनिंग क्या होता है? एक फ्लेवर वगैरह बनाना, टेस्ट क्रिएट करना, फिर पैकेजिंग कर दी जाती है। तो ये हमारा लास्ट में फिनिश गुड्स बन गया, ठीक। और थर्ड एग्जांपल हमने यहां पर ली है, किस चीज की है? पेपर इंडस्ट्री की। अब ये एग्जांपल नंबर 3 जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये किस चीज की है? ये पेपर इंडस्ट्री की है कि पेपर कैसे बनाया जाता है। पेड़ कटे जाते हैं, उसे लकड़ी के आगे कटर से कटिंग होती है, आगे आगे वो प्रोसेस लास्ट में यहां तक पेपर तक कन्वर्ट होता है, राइट। इसमें क्या है, आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिखाई देंगे, जिससे क्या है जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते होते वो क्या है एक से ज्यादा प्रोसेसेस, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू होके फाइनल गुड्स तक, फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट हुआ है, राइट। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि जो हमारा इस चैप्टर को करने का पर्पस क्या है, किस वजह से हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग में ये प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई हो रही है। यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों अप्लाई हो रही है? क्योंकि यहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं
इसमें किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, तो चलिए करते हैं बच्चों स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले प्रोसेस कोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग यूज इन द इंडस्ट्रीज वेयर रॉ मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 or more processes to convert into the finished goods। प्रोसेस कोस्टिंग क्या है? एक मेथड ऑफ कोस्टिंग है जहां पर ये उस इंडस्ट्री में यूज होती है। प्रोसेस कोस्टिंग उस इंडस्ट्री में यूज होती है जहां पर जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू? 2 or more प्रोसेसेस के थ्रू। रॉ मटेरियल हैज टू पास थ्रू द 2 or more प्रोसेसेस, करेक्ट, टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स। कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना होता है। ठीक, प्रोसेस कोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग अंडर विच ऑल कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड। कहते प्रोसेस कोस्टिंग क्या है? एक मेथड ऑफ कोस्टिंग है जहां पर सभी कोस्ट क्या कर ली जाती हैं? एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर ली जाती हैं फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। पहले स्टेप पर, पहले पड़ाव पर जितना खर्चा हुआ उसको हमने क्या कर दिया? एक्यूमुलेट कर दिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक, वो आगे जाके आपको इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ऑल कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेस। हर एक स्टेज, जैसे मैंने आपको कहा हर पड़ाव पर आपकी कोस्ट जितनी भी खर्च हुई है उसको क्या कर लिया जाएगा? एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा। एंड द कोस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज असर्टेन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर हम क्या करेंगे? हम कोस्ट जितना भी इनकर हुआ है उस स्टेज पर जितना भी कोस्ट इनकर हुआ है उसको हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेट कर लेंगे, नंबर 1। फिर साथ साथ हम उसकी कोस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी जानते जाएंगे, राइट। इससे बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होंगे कि हमें यह पता लग जाएगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमने जो टारगेट रखा होगा, कोस्ट का जो टारगेट रखा होगा कि इतने से ज़्यादा हमें पता है। जब आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो सेकंड ग्रुप में आपको इको फॉर फाइनेंस में आप देखोगे, और +2 में भी वैसे अपने बीकॉम में भी परफेक्ट कंपटीशन पड़ा हुआ है कि वहाँ पर हम क्या होते हैं? प्राइस टेकर। हमें प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, उसी के हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा? तैयार करना होगा। ठीक, तो उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि प्राइस हमें, सेलिंग प्राइस हमें फाइनल पता है और हमें कोस्ट भी पता है कि हमें इतने से ज़्यादा कोस्ट नहीं होने देनी और क्वालिटी भी नहीं गिरने देनी। क्वालिटी भी मेंटेन करके चलनी है, कोस्ट भी हमने ध्यान देके कोस्ट कंट्रोल करके भी चलना है। कोस्ट कंट्रोल के कॉन्टिन्यूस मेजर लेके चलने हैं और क्वालिटी भी फॉलो करनी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि हमें कोस्ट साथ साथ पता लगती जाती है। हर स्टेज पर हमें टोटल कोस्ट भी पता लगती जाती है, कितना पैसा खर्च हो चुका है और पर यूनिट कितनी कोस्ट आ रही है एवरेज, वो भी हमें पता लगता जाता है। देखिए, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, अब मान लो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस सर्व कर रहे हैं, अब हमें पता है हर स्टेज पे हमारा कितना खर्चा आता है, राइट। एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, उसको पता होता है ना कि भाई बुक को बनाने पर, बुक को प्रिंटिंग के लिए, बाइंडिंग वगैरह के लिए, ये दोनों स्टेजेस में कितना खर्चा आता है, उसके बाद मार्केटिंग पे कितना खर्चा आता है, वो सब कुछ एक स्टेज की, एक प्रोसेस की हमें पता होता है कि पैसा खर्च हमारा कितना होने वाला है, राइट। और एग्जांपल्स क्या है जहां पर ये हमारा प्रोसेस कोस्टिंग जो है, मेथड ऑफ कोस्टिंग अप्लाई होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेपर इंडस्ट्री है, ऑयल, पेट्रोकेमिकल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, केमिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है। मिल्क में भी आपको पता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना होता है।
पेंसिल मेकिंग के लिए, कपड़ों के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो पूरी के ऊपर ही, और सोप है, रबड़ है, वेजिटेबल ऑयल्स है और पेंट्स हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज में क्या है, मेथड ऑफ कॉस्टिंग हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, कि प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है। ठीक, यहां पर जो रॉ मटेरियल है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक, अब एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही, ये 3 एग्जांपल्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, डाउट को क्लियर कर देगा कि भाई यहां पर एक ये नहीं कि रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेसिंग हुई, फिनिश गुड्स में आ गया, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होगा, रॉ मटेरियल डाला जाएगा, एक प्रोसेस में, एक प्रोसेस द्वारा अपना काम किया जाएगा, फिर वो पहले प्रोसेस का काम खत्म हो जाएगा, पहले प्रोसेस का काम खत्म हो जाएगा, उसके लिए वो क्या है, फिनिश गुड्स है, उसके लिए आउटपुट है। पहले प्रोसेस के लिए वो फिनिश गुड्स का काम करती है, आउटपुट का काम करती है। अब वो प्रोसेसिंग करने के बाद सेकंड स्टेज पर ट्रांसफर कर दिया गया। पहले वाले प्रोसेस ने जो भी उसने अपना कंट्रीब्यूशन देना था वो दे दिया, फिर उसने क्या किया, सेकंड प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया, सेकंड प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया। उससे क्या हुआ, पहले वाले की क्या हो गई, वो पहले वाले की आउटपुट हो गई, दूसरे वाले की वो इनपुट हो गई। इसलिए हमने क्या कहा कि हम ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पर क्या करते हैं, कॉस्ट एक्यूमुलेट करते हैं और पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। राइट, ईच स्टेज पर, अब पहली स्टेज वाली प्रोसेस जो थी वहां पर हमने जितना पैसा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो खर्च होना था वो हमने इनकर किया, पैसा खर्च किया और अगली स्टेज में ट्रांसफर कर दिया। ठीक, अगली स्टेज में ट्रांसफर कर दिया। तो अब उसके बाद दूसरे प्रोसेस वाले का काम शुरू हो गया। अब दूसरे वाले ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मान लीजिए 3 प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, तो दूसरे वाले ने कुछ मटेरियल खर्च किया, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड्स इनकर हुए। अब वो क्या करता है, तीसरे वाले को तीसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर देता है। अब तीसरे वाले के लिए जो सेकंड प्रोसेस था, सेकंड प्रोसेस की आउटपुट थर्ड प्रोसेस की क्या हो गई, इनपुट हो गई। सेकंड वाले की आउटपुट थर्ड वाले की क्या हो गई, इनपुट हो गई। अब थर्ड वाले ने फाइनल कुछ मटेरियल खर्च किया, कुछ लेबर लगाया, कुछ ओवरहेड्स लगे, राइट, तो फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई। अब आप सोचोगे कि सर मटेरियल बार बार क्यों लग रहा है बच्चों, अब वो जरूरी थोड़ी ना कि सेम मटेरियल बार बार लगी जा रहा है। अब जैसे हमने बनाना चिप्स की अपना एग्जांपल ली, अब जो केले थे वो बार बार थोड़ी ना यूज हो रहे होंगे, अब उसमें अलग अलग मटेरियल यूज हो रहा होगा। पहले बनाना लिया गया, राइट, उसको छीला गया, उसकी स्लाइस बनाई गई, अब अगले वाले को ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको नेक्स्ट प्रोसेस किया, क्लीन डी वाटरिंग करी, राइट, और फिर उसके बाद फ्लेवरिंग करी। अब फ्लेवरिंग वाले ने कुछ मसाले वगैरह डाले, मसाले उनके लिए मटेरियल है, राइट, जरूरी नहीं है कि सेम चीज मटेरियल द्वारा डाला जा रहा है, वो अलग अलग जिस स्टेज पर जो जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से इनकर होता जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या है, फिर तीसरी स्टेज वाला क्या करेगा, वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अपना जो भी इनकर होगा उसके ऊपर खर्च करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देगा। तो अब इसमें हुआ क्या, जो फाइनल प्रोडक्ट था 3 प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के, रॉ मटेरियल जो था 3 प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इनटू द फिनिश गुड्स थ्रू 2 और मोर प्रोसेस, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट in which raw material is converted into the finish through 2 or more processes, राइट, जहां पर जो रॉ मटेरियल है 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है फिनिश गुड्स में, वहां पर हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अप्लाई होती है।
ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब जी हम आगे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो प्रोसेस कोस्टिंग है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल होती है। कहते हैं प्रोसेस कोस्टिंग इज बीइंग यूज्ड बाय द फॉलोइंग इंडस्ट्री एज अंडर। आइडेंटिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है वहीं पर भी होगा, और जहां पर इंटरचेंजेबल पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट दूसरी अपना प्रोडक्ट में यूज होता है। जैसे मान लीजिए अपने पेंसिल की, पेन की एग्जांपल ली, वहां पे क्या होता है, पेंसिल एक डिपार्टमेंट में बनी, रिफिल बना, राइट, रिफिल बना, और दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हुआ, दूसरे डिपार्टमेंट में उसको क्या किया गया, यूज किया गया। और इंडस्ट्री विद वेरिंग प्रोडक्ट फीचर्स, जो डिफरेंट फीचर्स हैं, और इनोवेटिव इंडस्ट्रीज में हमारी जो प्रोसेस कोस्टिंग है वो अप्लाई होती है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, फीचर्स। हमारे प्रोसेस कोस्टिंग के फीचर क्या हैं, प्रोसेस कोस्टिंग के फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन यहां पे कॉन्टिन्यूस होती है। प्रोसेस कोस्टिंग में जो प्रोडक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस होती है। अब देखिए क्या होता है, अब स्टेज 1 2 3, प्रोसेस 1 2 3, अब तीनों प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होती जा रही है। अब तीनों स्टेजेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आउटपुट होती जा रही है। जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेज पे फुल फ्लैज कंप्लीट हो। पहले का काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरे का इनकम्प्लीट है, या दूसरे का कंप्लीट है, तीसरे का इनकम्प्लीट है, तीसरे का कंप्लीट है तो पहले का कुछ पार्ट इनकम्प्लीट है। मतलब वो कॉन्टिन्यूसली चलती जाएगी। ये कोई एक, ये नहीं कि जॉब जैसे जॉब कोस्टिंग में होता था कि एक पर्टिकुलर जॉब है वो एक टाइम पर खत्म हो जाएगी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। और प्रोडक्ट सबसे बड़ी बात है यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, राइट, सेम प्रोडक्ट है, और स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो है, स्टैंडर्डाइज है, फिक्स है। जैसे हमने एग्जांपल ली, 3 एग्जांपल ली, तीनों में जो प्रोसेस था वो स्टैंडर्डाइज था, फिक्स था। ये नहीं कि अलग डिफरेंट प्रोसेस आपको परफॉर्म करना होगा, नहीं, प्रोसेस सेम ही है, उसी के थ्रू ही गुजरना है, कॉन्टिन्यूस है, प्लस प्रोडक्ट भी हमें पता है कौन सा है, राइट, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और प्रोसेस भी फिक्स है, किसी प्रोसेस के थ्रू ही जो रॉ मटेरियल है फिनिश में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। और आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ अनदर प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो यहां पर एक प्रोसेस की आउटपुट होती है, दूसरे की क्या बन जाती है, दूसरे की क्या बन जाती है, इनपुट। पहले ने, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले ने जो आउटपुट प्रोड्यूस करी वो दूसरे की क्या बन गई, इनपुट बन गई। पहले की आउटपुट दूसरे की क्या बन गई, इनपुट बन गई, ठीक। उसके बाद आउटपुट ऑफ द लास्ट प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द फिनिश गुड्स। बिल्कुल ठीक जी, यही पढ़ा हमने। जो आउटपुट है लास्ट प्रोसेस की, जैसे मैंने 3 प्रोसेस वाली एग्जांपल ली, प्रोसेस 1 2 3, अब 3 वाले की जो स्टेज थी, 3 वाले की, प्रोसेस 3 वाले की जो आउटपुट थी वो क्या हो गई, फिनिश गुड्स कहलाएगी, राइट। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 की जो आउटपुट है वो फिनिश गुड्स नहीं कहलाएगी, प्रोसेस 3 की जो आउटपुट है वो फिनिश गुड्स कहलाएगी, ठीक। और कोस्ट कहते हैं कलेक्टेड होती है प्रोसेस वाइज, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस इसके ऊपर कर चुके हैं। यहां पर क्या होता है, जो प्रोसेस की कोस्ट होती है ईच स्टेज पर एक्यूमुलेट की जाती है, और ईच स्टेज पर ही हम क्या करते हैं, कोस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। हर एक स्टेज पर कोस्ट की एक्यूमुलेशन भी की जाती है कि इतना मटेरियल खर्चा हो गया, इतना लेबर हो गया, इतनी ओवरहेड हो गई है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसी का ओवरऑल हम देखते हैं कोस्ट पर यूनिट कितना हो गया, उसी का कोस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं कितना हो गया, ठीक। कहते बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड इन द ईच प्रोसेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सभी एक्यूमुलेट की जाते हैं इसके लिए, प्रोसेस की कोस्ट में। ईच स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे, ईच स्टेज पर सभी खर्चे जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्यूमुलेट किए जाते हैं, ठीक। इफ देयर इज ए स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, सबसे अच्छी बात, इफ देयर इज ए स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स,
इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। कहते अगर मान लीजिए, अब देखिए कई बारी मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि भाई कोई स्टेज हो जहां पर 1000 यूनिट है, वो कंप्लीट ही नहीं हुए अभी, तो क्या करें भाई, उसको कैसे बताना है। अब कभी आपने एक बात बताओ, बैलेंस शीट में कभी आपने ये देखा है कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस बताया गया है कि 1000 यूनिट, 1000 यूनिट्स हैं हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में, 1000 यूनिट्स हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, 1000 में बोला गया है मटेरियल 60% या 80% लग चुका है, लेबर 40% लग चुकी है, ओवरहेड भी 40% लग चुके हैं। ऐसा कभी बताया होता है? नहीं बताया होता। वहां पे आपने ये जरूर देखा होगा कि वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल 10,000 रुपये, लेबर 6,000 रुपये, ओवरहेड 3,000 रुपये या 4,000 लगा लीजिए। मटेरियल 10,000, लेबर 6,000, ओवरहेड 4,000, टोटल इज 20,000। वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा, राइट, और हमारा इनकम स्टेटमेंट में भी आ जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, वहां पर अमाउंट निकाली जाती है। सर अमाउंट तो अब हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता अमाउंट? क्योंकि जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, पहली या दूसरी प्रोसेस की स्टेज पे खड़े हैं, उस स्टेज में प्रोडक्शन तो कंप्लीट हुई नहीं, उस स्टेज की प्रोडक्शन तो कंप्लीट हुई नहीं। मैं पूरी वाली प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उस स्टेज की। सपोज कीजिए मैं प्रोसेस 2 पे खड़ा हूं, सेकंड प्रोसेस पे खड़े हैं हम, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे खड़े हैं। उस स्टेज में 1000 यूनिट ऐसे हैं जो उसकी आउटपुट नहीं हुई, सेकंड स्टेज की आउटपुट नहीं है। फिर क्या करोगे आप? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाओगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। 1000 यूनिट थे, 1000 यूनिट से 1000 का मैंने क्या बोला आपको, 60% मटीरियल और 40% लेबर और 40% ओवरहेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी हो गई? आपने 600 यूनिट का मटेरियल खर्च कर चुका है, आप 600 यूनिट्स का मटेरियल खर्च कर चुके हो, 400 की लेबर और 400 की ही ओवरहेड खर्च कर चुके हो। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर के, बराबर यूनिट्स के बराबर। 1000 के तो आपके, माना कि आप रॉ मटेरियल 1000 यूनिट का डाल चुके हो, पर जो कॉस्ट आप इनकर कर चुके हो वो कितने की कर चुके हो? 600 यूनिट का मटेरियल खर्च कर चुके हो ओवरऑल, 400 की लेबर और 400 का ही ओवरहेड। बेशक इनपुट 1000 यूनिट की जरूर है, पर ओवरऑल जो मटेरियल लगना था ना, उसकी ओवरऑल 600 मटेरियल के ऊपर लगाए, 400 लेबर, 400 ओवरहेड। ठीक, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसलिए हम प्रोसेस कॉस्टिंग में एक और सबसे बड़ी अच्छी फीचर यहां पर यह है कि हम, अगर कोई इनकम्प्लीट यूनिट होता है, अब सबसे देखिए हर चीज कंप्लीट करनी जरूरी है। अब क्या उसका सही सही जवाब नहीं दोगे? एक यूनिट जो है 1000 यूनिट है, इनकम्प्लीट है, अब उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसका भी तो सोल्यूशन निकालो ना। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला कि हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बना देंगे। इक्विवेलेंट क्या कर देंगे? इक्विवेलेंट टू द कन्वर्टेड और फिनिश, आप कह सकते हो, आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे। मान लेंगे कि 1000 यूनिट नहीं, ये 600 यूनिट है। मान लेंगे 1000 नहीं, ये 400 यूनिट है, लेबर 400 यूनिट की हो चुकी है, तो उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट बता देंगे, राइट। और ऑडिट के टाइम पे भी हमारे पास क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये देखिए, जब हमारा 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही थी, उस समय जो ये 1000 यूनिट्स थे, उसमें से 600 यूनिट्स का 60% मटीरियल लग चुका था और 40% की लेबर और ओवरहेड लग चुकी थी। ठीक, द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड बाय द नॉर्मल आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम अगली स्टेज पे बात करते हैं कि कॉस्ट कैसे। अभी हम पहले कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे कॉस्ट इसकी निकालते हैं। ठीक, ये हमारे कुछ फीचर्स थे किसके, प्रोसेस कॉस्टिंग की। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इसमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है,
स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस चलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, राइट। और कोस्ट यूनिट जो है यूनिट वाइज भी हम हर स्टेज वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हर स्टेज पर प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी खर्चे देखे जाते हैं, राइट। और हर स्टेज पर टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाली जाती है, ठीक। अब आते हैं बच्चों एक हल्का सा थ्योरेटिकल, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एडवांटेजेस, फायदे क्या हुए प्रोसेस कॉस्टिंग के। Costs are computed periodically at the end of the particular period, right? It is simple and involve less clerical work than job costing. कहते हैं एज कम्पेयर टू द जॉब कोस्टिंग ये आसान है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लरिकल कम इन्वॉल्व होता है। इट इज ईजी टू एलोकेट द एक्सपेंसेस टू प्रोसेस इन ऑर्डर टू हैव एक्यूरेट कॉस्ट। कहते हैं इट इज ईजी टू एलोकेट द एक्सपेंसेस टू द प्रोसेस इन ऑर्डर टू हैव एक्यूरेट कॉस्ट। अब देखिए जैसे 3 प्रोसेस होते हैं, अब ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, वो तीनों प्रोसेस में एलोकेट करने बड़े आसान होते हैं, राइट। वो आपको कैसे पता लग जाएगा, जब हम सिंपल प्रोसेस, पहला जो हमारा प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, उसमें आप फर्स्ट यहां पर कुल मिला के 3 तरीके के आपको कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। पहला है सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग। सिंपल प्रोसेस में क्या होगा कि हमने क्या किया, रॉ मटेरियल डाला, हर प्रोसेस पे रॉ मटेरियल डाला, प्रोसेसिंग करी उसके ऊपर, फिनिश गुड्स, उसको आउटपुट उसने पहले प्रोसेस ने अपनी आउटपुट करी और सेकंड को ट्रांसफर कर दिया, फिर दूसरे ने भी सेम काम किया, तीसरे ने भी काम किया, तीसरे ने फिनिश बना दिया, या 2 हैं तो दूसरे ने फिनिश गुड्स बना दिया। यहां पर क्या हुआ, यहां पे बड़ा सिंपल काम ये हुआ कि भाई आपको क्या करना हुआ, आपने रॉ मटेरियल डाला, खर्चे किए और फिनिश में कन्वर्ट कर दिया। हर एक यूनिट पे आपने ईच स्टेज पर आपने क्या किया, ईच स्टेज पे आपने पर यूनिट की कॉस्ट निकाली और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर की, राइट। ईच स्टेज पर कॉस्ट निकाली और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली और कॉस्ट पर यूनिट निकाली। और सबसे बड़ी बात क्या है, कहते हैं यहां पर जो ओवरहेड्स हैं उनको एलोकेट करना बड़ा आसान होता है। एलोकेट करना बड़ा आसान होता है क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज के बेस पर जो ओवरहेड्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बेस पर एक सिंपल बेसिस ऑफ एलोकेशन लिया जाता है, जिसके बेस पर क्या है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, जितने भी प्रोसेस है उसको कॉस्ट एलोकेट कर दी जाती है बड़े ही आसानी से। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं लिया जाता। जैसे कि आपको पता है प्रोसेस, हमने ओवरहेड कंट्रोल चैप्टर किया, ओवरहेड में क्या होता था जी, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेथड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, पहले क्या किया, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अलग अलग मेथड लिए हमने, राइट। तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है कि आपको जो फैक्ट्री ओवरहेड है अलग अलग मेथड डिफरेंट एक टेक्निकल वे में आपको क्या है, जो ओवरहेड्स हैं डिफरेंट प्रोसेस को बांटने पड़ेंगे, राइट। अब हमने ज्वाइंट बाय किया, ज्वाइंट बाय में भी क्या था, खर्चे जो ओवरहेड्स होते थे उसको भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस होता था बांटने का, ठीक है ना। अब कहते हैं यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन वेरी इफेक्टिव इज वेरी इफेक्टिव इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिचुएशन। कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सिस्टम है यहाँ पर बड़े इफेक्टिवली प्रोसेस कॉस्टिंग में अप्लाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर स्टैंडर्डाइज है सब कुछ, प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्डाइज है, राइट, जो हम फीचर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग जो है हेल्प्स करता है इन प्रिपरेशन ऑफ टेंडर एंड कोटेशन। क्यों मदद करेगा टेंडर्स और कोटेशन में, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, प्रोसेस कॉस्टिंग में हर स्टेज पर हमने जितना पैसा खर्च किया सभी को कैलकुलेट कर लिया बड़े आराम से। हर स्टेज पर जितना पैसा खर्च हुआ उसको आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टेज 1 पे इतना हुआ, उसकी टोटल कॉस्ट इतनी हुई, पर यूनिट कॉस्ट इतनी है, सेकंड पे इतनी, तीसरे पे इतनी, सबकी एक एक चीज हमें हर स्टेज की हमें खबर है। तो इससे नंबर 1 टेंडर भरना बड़ा आसान है जी।
कोटेशन देनी हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी जो कॉस्ट है वो कहाँ जा रही है। हमारी जो कॉस्ट है, पैसा जो खर्च हो रहा है प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को, पेन को मान लो बनाने के लिए, पेंसिल को बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, जो कॉस्ट है वो कहाँ जा रही है। इसलिए हमारे को एक टेंडर कोटेशन देनी बड़ी आसान होती है कि हमें पता होता है कि हमारा कितना पैसा खर्च हो सकता है और कितना खर्च होने वाला है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अभी मैं नहीं करवाऊंगा, जॉब और प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस ये हम जब थ्योरी करेंगे तो उसके साथ हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो इस चैप्टर में यूज होती हैं, जो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे चैप्टर की, जो एक जान कह सकते हो आप, राइट, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हम इनपुट डालेंगे, इनपुट जब डाली जाएगी उस समय कुछ जब प्रोसेसिंग होगी, इनपुट में प्रोसेसिंग होगी, अब कुछ ना कुछ तो वेस्टेज आएगी, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज आएगी। जैसे कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर लें, फूड प्रोसेसिंग में बात कर लें, चाहे पेपर में बात कर लें, अब हमें पता है हर स्टेज पर कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर होती है, जिसको हम नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है? वो नेचर की वजह से होती है, गुड्स की नेचर की वजह से होती है, वो जानबूझकर नहीं की जाती, वो अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, या फिर होली, या फिर पार्टली, बहुत ही कम हिस्सा जो उसका है अवॉइडेबल होता है। अब नॉर्मल लॉस क्या है? नेचर है भाई। अब एक एम्प्लॉई एज ए प्रोफेशनल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, 8 घंटे काम करते हो, क्या 8 ही घंटे काम करते हो? नहीं, खाना खाने का बीच में ब्रेक लेते हो, चाय का ब्रेक लेते हो, ऑफिस जाते हो, 2 घंटे बाद ही, 1 घंटे बाद ही चाय आ जाती है, फिर उसके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद लंच हो जाता है जी, 2 से 3 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, राइट। फिर उसके बाद एक बीच में एक बार फिर चाय आ जाती है, ठीक है ना, आपने भी ब्रेक लिया। तो वो क्या थी? नॉर्मल वेस्टेज थी। वो क्या थी? नॉर्मल वेस्टेज थी कि भाई जब एक प्रोसेसिंग होगी तो उसमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, उसकी नेचर की वजह से, भाई हम इंसान हैं, इंसान है, समय लिया, कुछ ना कुछ तो वेस्टेज टाइम हमारा हमने भी लिया। अब जब आप प्रोसेसिंग करोगे कुछ चीज़ें खराब निकलेंगी। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट निकालते हैं, मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, इस प्रोसेस कॉस्टिंग की एग्जांपल नहीं है, सिंपल सी बात है, हम जब प्रिंट निकालते हैं 100 पेजेस की आप कमांड देते हो, क्या हर बार 100 के 100 पेजेस ही सही निकलते हैं? होता है ना, कुछ तो वेस्टेज जाती है, कभी पेज अटक गया, कभी कमांड गलत दी गई, राइट, कभी वो तो चलो मान लिया क्या एबनॉर्मल सिचुएशन थी, फिर भी कभी इंक अपना ख़त्म हो गई, उसकी वजह से 10 पेज खराब निकल गए लास्ट में। कई बार क्या हुआ, पेज अट गया जी, पेज अटक गया, ठीक है। तो मतलब कोई भी रीज़न हुआ, कुछ भी रीज़न हुआ, वेस्टेज तो हो गई ना। वो जब हम मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड है भाई, एक्सपेक्टेड है, इतना लॉस तो होगा ही होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ये अनअवॉइडेबल है, ये ऑनर भी उसको मानता है, फैक्ट्री का मालिक भी मानता है कि भाई ये चीज़ तो नुकसान होगा ही होगा, इसको हम बचा नहीं सकते। अगर बचा सकते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सख्ती करके, स्ट्रिक्टनेस करके थोड़ा सा उसको बचा लेंगे, पर उससे फ़ायदा फिर भी नहीं होने वाला हमें। अब आते हैं वापस, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, रॉ मटेरियल डालते हैं, अब रॉ मटेरियल डालने पर कुछ ना कुछ एक फिक्स परसेंटेज होती है, एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं होता कभी भी, एक्चुअल कुछ नहीं होता, एस्टिमेटेड हम मान के चलते हैं कि 5% या 100 यूनिट रॉ मटेरियल के डालेंगे, 500 खराब हो ही जाएंगे, 500 खराब
हो ही जाएंगे। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। जो क्या है, ड्यू टू द नेचर ऑफ द गुड्स है, इवेपोरेशन से हो सकता है, लीकेज से हो सकता है, राइट। किस किस वजह से, गुड्स की नेचर की वजह से। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, नॉर्मल लॉस का बच्चों रिजल्ट क्या निकलता है। नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो इन्फ्लेट हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट है वो इन्फ्लेट हो जाती है। वो कैसे, अब मान लीजिए आपने क्वांटिटी खरीदी 100, उसकी कॉस्ट कितनी थी, सपोज कीजिए 10,000, ठीक है जी। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट पर यूनिट होगी आपकी 100, करेक्ट। अब मान लीजिए नॉर्मल लॉस हो गया 5 यूनिट, 5 यूनिट नॉर्मल लॉस हो गए। अब आपके पास क्वांटिटी कितनी बची, 95। कॉस्ट में कुछ फर्क पड़ा, नॉर्मल लॉस क्या है, इसमें कुछ पैसा मिल सकता है, मोस्टली पैसा नहीं रिकवर होता, रिकवरी ऑलमोस्ट निल होती है, ऑलमोस्ट निल होती है। तो इसमें मान लेते हैं चलो निल है, तो आपको पैसा कुछ मिला, खर्चा कुछ कम हुआ नहीं, रिकवरी कुछ नहीं हुई, तो कॉस्ट तो वहीं की वहीं खड़ी रही 10,000। तो ये क्या हो गया, 10,000 ओवर 95 इज इक्वल टू 105.26, 105 रुपये 26 पैसे। अब आपके सामने है 5 रुपये 26 पैसे पर यूनिट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई सर। अब इससे क्या हुआ, जो पर यूनिट की कॉस्ट थी वो इन्फ्लेट हो गई, किसकी वजह से, नॉर्मल लॉस की वजह से। जो हमारे यूनिट्स नॉर्मली लॉस्ट हो गए नेचर की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, लीकेज की वजह से, जो गुड्स की नेचर थी, उससे क्या हुआ, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज हो गई, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस इज एन अनअवॉइडेबल लॉस विच अकर्स ड्यू टू द इनहेरेंट नेचर ऑफ द मटीरियल एंड प्रोडक्शन प्रोसेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। कहते हैं भाई नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, ये कोई छुपी छुपाई बात थोड़ी ना है कि जानबूझ के हमने ये काम किया है। ये तो भाई गुड्स की नेचर है, प्रोसेस की नेचर है कि इतना नुकसान तो एक्सपेक्टेड है ही है, एस्टिमेटेड है ही है, इसमें कोई नाराजगी वाली बात है ही नहीं, ठीक। किसकी वजह से, इनहेरेंट नेचर ऑफ द मटेरियल की वजह से और प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से ये नुकसान हुआ है, ठीक। इट इज नॉर्मली एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री। वेरी गुड। कहते हैं ये जो हमने एस्टिमेट लगाया है, मुंह उठा के लगा दिया क्या, ऐसे तुक्का मार दिया, नहीं, कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होता है। हम अपनी इंडस्ट्री का देखते हैं, मान लीजिए हम नए नए खिलाड़ी हैं, नए प्लेयर हैं अपनी फील्ड के, तो हम एस्टिमेट नॉर्मल लॉस कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। हम अपने जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, उनके रिकॉर्ड्स को थोड़े से खंगालेंगे, उसको एक्सेस करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई उनका एस्टिमेटेड लॉस कितना जाता है। तो पता लगा 5 से 6% के अराउंड है, नॉर्मली 5% है। ये कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, 10% हो सकता है, 8% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 5 की, 10 कर ले लीजिए आप चाहे, ठीक। तो इसमें हुआ क्या कि भाई हमने पास्ट एक्सपीरियंस देखा, पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड किया, ठीक। कोई तुक्का नहीं मारा, कोई मन घड़त कहानी नहीं थी। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल स्क्रैप भी हो सकता है, नॉर्मल स्पॉइलेज भी हो सकता है, नॉर्मल डिफेक्टिवनेस भी हो सकता है। ये चारों कॉन्सेप्ट हम कहां पर पढ़ चुके हैं, मटीरियल कंट्रोल के चैप्टर में बच्चों, राइट। मटीरियल कंट्रोल के चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चारों के चारों टर्म्स क्या होती हैं।
तो इसलिए मैं इसके ऊपर दोबारा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगा, राइट। कहते हैं जो नॉर्मल लॉस है यहाँ पर मटेरियल वाला डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर वो चारों टर्म में से कुछ भी हो सकता है, राइट। स्पॉइलेज हो सकती है, डिफेक्टिव हो सकती है, वेस्टेज हो सकती है, स्क्रैप हो सकती है, जो मर्जी मान लीजिए, उन चारों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक। इफ द नॉर्मल लॉस यूनिट्स कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, अब देखिए जब स्क्रैप है तो कुछ ना कुछ रिकवरी भी तो हो सकती है, इसका मतलब है रिकवरी भी होएगी। अब रिकवरी का क्या करना है, रिकवरी का क्या करना है, जो कॉस्ट इनकर हुई थी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो 10,000 रुपये खर्च हुआ है, उसमें से मान लीजिए तीसरी एग्जाम्पल, ये पहली एग्जाम्पल थी, ये पहली एग्जाम्पल थी पूरी। अब दूसरी एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से क्या हुआ, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से स्क्रैप बिक गया, स्क्रैप में मटेरियल बिक गया, ठीक। अब क्या हुआ, 5 यूनिट तो खराब हो ही चुके, अब 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये 10,000 माइनस 10 कितना हो गया, 999 हो गया, डिवाइड बाई 95, ये 105 रुपये 15 पैसे हो गया जी। अब कहोगे सर कितना फर्क पड़ गया, भाई एग्जैक्ट बताना फर्ज बनता है। मान लीजिए 10 हो जाता, फिर 10 रुपये हो जाता, फिर तो 100 रुपये लेस हो जाता। अगर 10 रुपये यहाँ पर हो जाता तो कितना हो जाता, 10 इंटू 5 और 10 इंटू 5 50 हो गया, तो ये कितना हो जाता, 9950 हो जाता। तो 9950 अगर हो जाता तो हम कर देते डिवाइड बाई 95 के साथ, तो उस केस में 104.74 अप्रोक्स कॉस्ट आ जाती पर यूनिट की, एवरेज देखा जाए तो एवरेज कॉस्ट, राइट। पर हमने ऐसे नहीं करना होता, यहाँ पर जितना भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जितना भी उसके ऊपर जब हम पर यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, उसके लिए माइनस हो जाता है सेल एज स्क्रैप। यहाँ पर देखो इनकम का तो झंझट ही नहीं है जी, यहाँ पर कॉस्टिंग चल रही है, इनकम स्टेटमेंट नहीं चल रही, इसलिए हम पर यूनिट की, जैसे हमने शुरुआत में ही क्या पढ़ा, शुरुआत से ही अभी तक मैं आपको क्या बोलता आ रहा हूँ, वही प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करने वाले हैं, नंबर 1 ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने वाले, ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालने वाले। दूसरा काम क्या करने वाले हैं, दूसरा काम ये करने वाले हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने वाले हैं, कॉस्ट पर यूनिट निकालने वाले हैं। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालने वाले हैं, वो कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, सभी कॉस्ट को एक्यूमुलेट कर देंगे, माइनस कर देंगे सेल एज स्क्रैप। ये मैं बताऊंगा, फॉर्मूला भी बताऊंगा, राइट, पर यूनिट। ये चलिए अभी बता देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट में क्या करेंगे हम, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ले लेंगे प्लस वेजेस ले लेंगे प्लस ओवरहेड्स ले लेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, यूनिट्स जो इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, उसमें से माइनस ऊपर क्या कर देंगे, सेल एज स्क्रैप माइनस और इधर माइनस क्या कर देंगे, नॉर्मल लॉस। तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा बच्चों, ठीक है जी। ये मैं आगे भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडजस्टिंग द नॉर्मल लॉस। सेल एज स्क्रैप मतलब कि जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, जैसे मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, जो कॉस्ट है सारी एक्यूमुलेट कर लेंगे, जितना भी खर्चा किया हमने, तो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जितना खर्चा हमने किया उसको हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर लेंगे, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सेल एज स्क्रैप की वैल्यू।
डिवाइड बाय क्या करेंगे, जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुए थे पर्टिकुलर स्टेज पे, जितने यूनिट इंट्रोड्यूस हुए माइनस कर लेंगे नॉर्मल लॉस, जो नॉर्मल लॉस यूनिट्स है, ठीक, उससे क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेथड 1 का जो प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग है, ठीक है जी। ये नॉर्मल लॉस का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आते हैं बच्चों अब नॉर्मल लॉस, ये थोड़ा सा इकट्ठा चलते हैं। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, कहानी बड़े अच्छे से मजे से समझने वाली है। अब देखिए क्या हुआ, 100 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस करे, 100 यूनिट्स। अब यहां पर ओवरऑल बात नहीं हो रही बच्चों, एक चीज माइंड से निकाल दीजिए, यहां पे हम हर स्टेज को अलग एक सेपरेट सिचुएशन मान के चल रहे हैं। अगर 2 प्रोसेस हैं तो दोनों की अलग अलग बात हो रही है, ओवरऑल बात नहीं हो रही। अगर प्रोसेस 1 के बारे में लिखा है तो प्रोसेस 1 के बारे में ही हमने चर्चा करनी है, बात करनी है। प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 के बारे में, यहां पर ओवरऑल बात नहीं हो रही, ठीक। तो सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अब हमने हुआ कि एक्चुअल में 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करे किसी भी स्टेज पर, प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में, राइट, अज्यूम कर लिए प्रोसेस 2 में 100 यूनिट इंट्रोड्यूस हुए। नॉर्मल लॉस हमने कितने मान लिए, 10 मान लिए। नॉर्मल लॉस 10 मान लिए हमने, तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी होनी चाहिए थी। हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी वो थी 90 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 90 यूनिट्स, ठीक है जी। अब जरूरी है आउटपुट 90 जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है 90 से ज्यादा हो सकता है 90 से कम हो, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, राइट। अगर आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, आपने एक्सपेक्ट क्या किया था, क्या एक्सपेक्ट किया था, 90 यूनिट्स। तो आपके एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हुई, एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हुई, सपोज कीजिए 92 यूनिट्स, 92 यूनिट्स। तो ये क्या आ गया, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। वो कैसे, आपने सोचे कितने थे, 90 यूनिट्स, प्रोड्यूस कितने हुए एक्चुअल में, 92। तो 2 यूनिट क्या हुए, 2 यूनिट का आपको क्या हो गया, फायदा हो गया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन, वो एबनॉर्मल गेन आ गया। अब दूसरा, आपने एक्सपेक्ट किया था कितना, 100 यूनिट इंट्रोड्यूस करे थे, 10 का तो आपने नॉर्मल लॉस ले लिया, आपने उम्मीद किया था कि 90 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, आपने एक्सपेक्ट किया था 90 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, और एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने हुए, 85। एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने हुए, 85। 5 का नुकसान हो गया, नुकसान ही हुआ ना। आपने तो उम्मीद करके चले थे कि भाई कितने प्रोड्यूस होंगे, 90, और एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने हुए, 85। तो 5 का नुकसान हो गया ना। नुकसान ये किस वजह से है, ये एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से है। 90 तक तो ठीक है, 10 यूनिट खराब तक तो ठीक है, चल हम मान के चल रहे थे यार ठीक है, ये नेचर की वजह से है, प्रोसेस की वजह से है, प्रोसेस है। पर इससे आगे जब कहानी चली जाती है फिर तो भाई कहते हैं ये तो आपकी गलती है, हमारे प्रोसेस में, हमारे स्टाफ में, हमारी जो लेबर है उसमें कमी है, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से, राइट, ये जो नुकसान हुआ है उनकी लापरवाही की वजह से हुआ। तो हम उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भाई नुकसान ये आपकी वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं हुआ, ये और कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो इस नुकसान के। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। लॉस तो चलो आपको बड़े आसानी से समझ आ गया, लॉस तो भाई सीधा सी बात है, हमने 100 यूनिट डाले थे, 10 का तो अंदाजा लगाया ही था नुकसान हो ही जाएगा, हमने उम्मीद लगाई थी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड इनपुट
इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, राइट। ये दोबारा लिख देते हैं यहां पर। इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस, इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। अब एबनॉर्मल लॉस कब आएगा? एबनॉर्मल लॉस तब आएगा जब एक्चुअल जो है एक्चुअल आउटपुट जो है लेस देन है एक्सपेक्टेड। एक्चुअल आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड से कम है। जैसे मैंने बोला एक्चुअल कितनी हुई 85, एक्सपेक्टेड कितनी थी 90, तो ये क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल गेन कब आएगा? जब एक्चुअल जो है मोर देन एक्सपेक्टेड है। हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे? हमने उम्मीद किया थी, एक्सपेक्ट किया था कि 90 यूनिट प्रोड्यूस होंगे, पर एक्चुअल में प्रोड्यूस कितने हुए 92। 2 यूनिट का फायदा हो गया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। अब आप ये सोच रहे हो कि सर एबनॉर्मल गेन हो कैसे गया? 10 यूनिट तो खराब हो गए थे, 10 यूनिट तो खराब हो गए थे, तो ये इसका पुनर्जन्म हो गया क्या? इन 2 यूनिट्स का दोबारा जन्म हो गया क्या? नहीं बच्चों, एक बात बताओ, जो 10 यूनिट हमने नॉर्मल लॉस लिए थे, क्या एक्चुअल में लॉस हो गए थे? वो तो भाई एक्सपेक्टेड लॉस था। नॉर्मल लॉस भी एक्सपेक्टेड लॉस ही था ना, वो एक्चुअल में लॉस थोड़ी ना हो गया। अब एबनॉर्मल गेन में हुआ क्या, हमने तो उम्मीद करी थी कि 10 यूनिट खराब कर देगी हमारी, जो प्रोसेस के दौरान 10 यूनिट खराब हो जाएंगे, और एक्चुअल में खराब कितने हुए? 8 यूनिट। एक्चुअल में लॉस हुए 8 यूनिट। ये जो 2 यूनिट हैं, ये एबनॉर्मल गेन वाले जो यूनिट हैं वो हैं जो हमने एक्सपेक्ट तो किया था, उम्मीद तो की थी कि ये 2 यूनिट खराब हो जाएंगे, पर एक्चुअल में हुए नहीं। हमने थोड़ा सा कंट्रोल से, स्ट्रिक्टनेस से वो 2 यूनिट्स को बचा लिया, जो क्या है हमारे को गेन के रूप में सामने आया है, ठीक। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। और लॉस क्या है एबनॉर्मल? एबनॉर्मल लॉस वो है, हमने तो सोचा था कि 10 यूनिट खराब होंगे, हमने तो सोचा था 10 यूनिट खराब होंगे, पर एक्चुअल में खराब कितने हुए? एक्चुअल में खराब हुए हैं 15, 15। अब 5 यूनिट एक्स्ट्रा जो खराब हुए वो किस वजह से है? एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से है, एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल नहीं बोल रहे, एबनॉर्मल लॉस बोल रहे हैं, ठीक। एबनॉर्मल लॉस किस वजह से? एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से। ये इनहेरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, मशीनरी की प्रॉब्लम हो सकती है, लेबर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी कह सकते हो आप, किसी भी वजह से जो सिचुएशन कंट्रोलेबल थी, एबनॉर्मल लॉस जो था वो कंट्रोलेबल सिचुएशन थी, जो लॉस कंट्रोल किया जा सकता था वो वाला था, उसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। एबनॉर्मल गेन क्या है? जो फायदा हुआ है किस चीज का? एबनॉर्मल गेन कब होगा? जब सिंपल जो थी हमारी एक्चुअल आउटपुट क्या है? मोर देन एक्सपेक्टेड है। और इसमें रिजल्ट क्या निकला है? इसमें रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है, जो नॉर्मल लॉस जो है, या एक्चुअल लॉस बोल सकते हो, एक्चुअल लॉस जो है
वो लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है। जब गेन आएगा एक्चुअल लॉस जो है लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है। लिखते जाना साथ साथ, राइट, लिखते जाना कि जो एबनॉर्मल गेन कब आया, एबनॉर्मल गेन तब आया जब एक्चुअल आउटपुट मोर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट थी। ठीक, एबनॉर्मल लॉस कब आया, एबनॉर्मल लॉस तब आया जब एक्चुअल आउटपुट लेस देन एक्सपेक्टेड आउटपुट थी। और एबनॉर्मल लॉस के केस में जो लॉस था, एक्चुअल लॉस्ट यूनिट्स थे मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस्ट यूनिट्स थे। जो हमने सोचा था उससे ज्यादा यूनिट लॉस हुए हैं। हमने अनुमान लगाया था, एस्टिमेट लगाया था कि 10 यूनिट लॉस होंगे, पर एक्चुअल में लॉस हुए 15, 15। तो 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा लॉस हुए वो क्या है, एबनॉर्मल लॉस। और दूसरा गेन में सॉरी, गेन में एक्चुअल जो हमारा लॉस है वो लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्चुअल लॉस जो है लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है। एक्चुअल लॉस हमने कितना माना था, सॉरी एक्सपेक्टेड लॉस कितना लिया था, 10 नॉर्मल लॉस जिसको आप बोल रहे हो, पर एक्सपेक्टेड कितना हुआ, एक्चुअल कितना हुआ 8। एक्सपेक्टेड लॉस था 10 यूनिट्स, एक्चुअल लॉस कितना है 8 यूनिट्स। तो 2 यूनिट जो थे वो एबनॉर्मल गेन थे। ठीक है जी, कहते हैं अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस के ऊपर। एबनॉर्मल लॉस क्या है, कोई भी लॉस कोज्ड बाय, एनी लॉस कोज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल कंडीशन, अनएक्सपेक्टेड एबनॉर्मल कंडीशन सच एज प्लांट ब्रेकडाउन, सबस्टैंडर्ड मटीरियल, केयरलेसनेस, एक्सीडेंट, कुछ भी लगा लीजिए आप। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई आपकी गलती की वजह से मशीन खराब हो गई जी, चलते चलते उसकी वजह से नुकसान हो गया। मशीन खराब हो गई, वो भी तो आपकी गलती थी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। आपने जो रिपेयर और मेंटेनेंस का काम है उस डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं देखा कि भाई मशीन जो है यहाँ पर आके ब्रेकडाउन हो सकती है, उसके लिए मेजर्स क्यों नहीं लिए आपने। ठीक, तो मतलब कुछ भी अबनॉर्मल सिचुएशन कंडीशन अराइज हुई है जिसकी वजह से लॉस हुआ है। ठीक, लॉसेस आर इन एक्सेस ऑफ द प्री डिटरमाइंड नॉर्मल लॉसेस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो लॉसेस हुए हैं वो किससे ज्यादा है, जो एस्टिमेटेड लॉसेस थे, प्री डिटरमाइंड लॉसेस थे, उससे ज्यादा लॉस हुए हैं। जो ज्यादा वाले लॉस को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। और सबसे मेन चीज जो एक चीज बात रह गई आपको बतानी कि एबनॉर्मल लॉस का कुछ फर्क पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट पे। जो एबनॉर्मल लॉस जो ये 5 यूनिट फालतू खराब हुए हैं, 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा लॉस्ट हुए हैं, इसका कुछ करना है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। फिर सर इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट होगा कि नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा। होगा बच्चों, जरूर होगा, ट्रीटमेंट जरूर हो रहा है, पर इसका जो इम्पैक्ट है कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं बढ़ने वाला। जैसे कि अभी हमने कॉस्ट पर यूनिट की मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन वर्किंग नोट क्या था कॉस्ट पर यूनिट का, मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड पे ऊपर जितना खर्चा किया वो एक्यूमुलेट कर लेंगे, माइनस कर देंगे सेल एज स्क्रैप, डिवाइड बाय क्या करेंगे, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस नॉर्मल लॉस। कोई भी सुनाई दिया आपको एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की कोई कहानी सुनाई दी, नहीं सुनाई दी। क्यों नहीं सुनाई दी, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन पोस्टिंग पी एंड एल को चार्ज होगा। डेबिटेड क्रेडिट कहां पर होगा, पोस्टिंग पी एंड एल में, यहां नहीं आने वाला। जो हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे वहां नहीं आने वाला, वहां पर ऑर्डिनरी चीजें आएंगी, जो रूटीन नेचर की चीजें होती हैं, जो रूटीन हमारे खर्चे, वही मटेरियल लेबर ओवरहेड, वही चीजें आएंगी। इट इज बेसिकली एन अवॉइडेबल लॉस, बिल्कुल है जी, अवॉइडेबल किया जा सकता है। इट्स हैपेंड व्हेन एक्चुअल लॉसेज आर मोर देन एक्सपेक्टेड लॉस, ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुका हूं। और यहां पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट हो जाएगी, और डेबिटेड टू किसको हो जाएगी, डेबिटेड हो जाएगी कोस्टिंग पी एंड एल। कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा,
प्रोसेस अकाउंट, क्योंकि हम इसको साइड करना चाहते हैं। क्यों साइड करना चाहते हैं? क्योंकि भाई हम नॉर्मल कॉस्ट में जानना चाहते हैं कि कॉस्ट हुई कितनी। ये जो फालतू का लॉस, फालतू का गेन हुआ है, ये तो P&L में ही जाएगा जी। आपको भी पता है, कुछ भी ऊट पटांग, उल जलूल, आलतू फालतू के खर्चे, इनकम जो भी होता है, सब कुछ कूड़ा करकट वहीं पे फेंक दिया जाता है पोस्टिंग P&L में। ठीक, द शेयर वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज क्रेडिटेड टू द एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये जब हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे और गेन बनाएंगे तब आपको बता देंगे। ठीक, उसके बाद आ गया एबनॉर्मल गेन। आप कॉन्सेप्ट समझिए, जब हम अकाउंट बनाएंगे तब आपको क्लियर हो ही जाएगा चीज़। थोड़ा सा मैं उस टाइम फिर रिपीट कर दूंगा हल्का सा, पर आप अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। एबनॉर्मल गेन कब होगा? जब एक्चुअल जो आउटपुट है मोर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट है। एक्चुअल आउटपुट है मोर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और एक्चुअल लॉस जो है लेस देन एक्सपेक्टेड लॉस है, then abnormal gain arises. If actual loss is less than the normal loss, then it is called abnormal gain. The value of the abnormal gain is calculated in the similar manner of abnormal loss. जैसे abnormal loss की कैलकुलेशन होती है वैसे abnormal gain की। सर अब आप कहोगे abnormal loss की कैलकुलेशन कैसे होती है? बिल्कुल सिंपल। अभी हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला, कॉस्ट पर यूनिट निकाला, कॉस्ट पर यूनिट सपोज कीजिए हमारा 105 आया, मटेरियल लेबर प्लस ओवरहेड माइनस वो प्रोसेस करने के बाद, वर्किंग नोट करने के बाद 105 रुपये, 105 रुपीज़ क्या आ गया हमारा? कॉस्ट पर यूनिट आ गया। 105 कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक, अब क्या हुआ एक्चुअल में, हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें कितने यूनिट लॉस्ट हुए थे? नॉर्मल 5 यूनिट। 5 यूनिट अब नॉर्मल लॉस हो गए, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 5, 525 रुपीज़ एबनॉर्मल लॉस हो गया। 525 रुपये एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक, 525 रुपीज़ एबनॉर्मल लॉस हो गया जी। ये एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन होगी 525 रुपये। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट, क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, क्या एंट्री आ जाएगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। सिंपल। अब सपोज कीजिए ये चीज स्क्रैप में बिक गई, कुछ 5 जो यूनिट थे वही 2 रुपये वाला एग्जाम्पल ले, कंटिन्यू कर लेते हैं। 2 रुपये के हिसाब से ये क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस जो यूनिट्स हुए थे वो स्क्रैप में बिक गए 2 रुपये के हिसाब से। 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, तो 10 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, तो 515 रुपीज़, 515 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? चार्ज टू द कॉस्टिंग P&L। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, उसमें जो नेट फिगर आएगी वो कितनी आएगी? 515 रुपीज़। दैट विल बी चार्ज टू द ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग P&L। या फिर इसको आप इनकम ट्रीट कर लोगे, 10 रुपये को कॉस्टिंग P&L में इनकम ट्रीट कर दोगे, या इसमें से माइनस कर दोगे। 525 माइनस 10 दैट इज 515 रुपीज़ को डेबिटेड टू द कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L में डेबिट साइड आ जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस 515 रुपये, 515 रुपीज़। ठीक है जी, ऐसे ही एबनॉर्मल गेन निकालना है। अब एबनॉर्मल गेन यूनिट कितने हुए थे? 2। एक की कॉस्ट हमने कितनी निकाली? 105 रुपीज़, 105 रुपीज़, और इंटू 2 क्या हुआ? 210 रुपये हो गया। 210 रुपये हमारी इनकम हो गई। दैट्स इट। जैसे एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है वैसे गेन की करनी है। ठीक है जी, अब आते हैं लास्ट, कॉस्टिंग प्रोसीजर इन प्रोसेस कॉस्टिंग। बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, हमारे मेथड्स पे आ जाएंगे। अब एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे कुल मिला के 4 तरीके के खर्चे होते हैं, जो मेन मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड। ये 4 हमारे फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। पहला मटेरियल। मटेरियल में क्या है? कहते हैं मटेरियल एंड सप्लाई विच आर रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोसेस आर ड्रॉन
अगेंस्ट मटेरियल रिक्वेजिशन नोट फ्रॉम द स्टोर। बिल्कुल जी, मटेरियल कंट्रोल चैप्टर में हमने पढ़ लिया हुआ है कि मटेरियल जब ट्रांसफर होता है मटेरियल रिक्वेजिशन नोट के थ्रू, ठीक है जी। और ईच प्रोसेस फॉर विच द मटेरियल आर यूज्ड, हर प्रोसेस जिसके लिए मटेरियल यूज होता है, आर डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस जनरली बिकम्स द रॉ मटेरियल ऑफ सेकंड प्रोसेस। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक स्टेज पर जो आउटपुट होगी वो पहले की आउटपुट हो जाएगी, दूसरे वाली स्टेज की क्या हो जाएगी, वो रॉ मटेरियल हो जाएगा, इनपुट हो जाएगी। पहले की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन जाएगी। अंडर सच ए सिचुएशन द अकाउंट ऑफ सेकंड प्रोसेस इज डेबिटेड विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस एंड ऑल्सो विद द कॉस्ट ऑफ एनी एडिशनल मटेरियल दैट इज यूज इन दैट प्रोसेस। अब जो उन्होंने खर्चा किया, मान लीजिए मैं प्रोसेस 2 कर रहा हूं, प्रोसेस 2, अब जो प्रोसेस 1 वाले ने जो पैसा खर्च किया, प्रोसेस 1 वाले की जो कॉस्ट आई वो 2 वाले की इनपुट बन गई। अब उसमें मैं अलग एडिशनल मटेरियल भी खर्च कर सकता हूं, जैसे कि हमने जो बनाना चिप्स की बात करी, आलू चिप्स की बात करी, पेपर की एग्जांपल ली, उन सभी में क्या था, एडिशनल मटेरियल भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एडिशनल मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद लेबर, हर एक प्रोसेस में कहते हैं डेबिटेड होगा लेबर के साथ और वेजेस के साथ, टू लेबर फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग एक्टिविटी। सम टाइम द वेजेस पेड आर अपोर्शन ओवर द डिफरेंट प्रोसेसेस आफ्टर सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट बेसिस। अब कहते हैं कई बार क्या होता है, जो वेजेस अपोर्शन होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में सिलेक्शन बेसिस पर होते हैं, सिलेक्शन बेसिस पर होते हैं कि भाई इसमें इतना होगा, इसमें 60% मटेरियल का इतना परसेंट या लेबर का इतना परसेंट जो वेजेस के खर्चे अपोर्शन होते हैं। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, कहते ईच प्रोसेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद द डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और उनकी रिपेयर होगी मशीनरी की, उसी की मेंटेनेंस होगी, उन्हीं मशीनरी की इंश्योरेंस वगैरह होगी। मतलब जो डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोसेस के डायरेक्टली एसोसिएटेड करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। और लास्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, जो किस तरीके के, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, लाइटिंग बिल है, गैस, वाटर, इस तरीके की जो फैक्ट्री ओवरहेड, जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में ओवरहेड कंट्रोल में पढ़ चुके हैं। कहते हैं ये एक्सपेंसेस जो हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट नहीं होते, सारे के सारे किसी पर्टिकुलर एक प्रोसेस को, 1 को, 2 को या 3 को नहीं होते। ये एक क्या कहते हैं, सूटेबल बेसिस पर हम क्या है रिकवर करते हैं प्रोसेस 1 को, 2 को, 3 को, कोई स्पेसिफिक बेसिस पर, कोई डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होते। ये ओवरहेड्स जो होते हैं ये ओवरऑल होते हैं। आपने देखा ना, हमने ओवरहेड कंट्रोल में क्या किया, रेंट हुआ, रेंट एरिया वाइज प्रोसेस P1 प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2, प्रोडक्शन 3 पे एलोकेट किया, और फिर सेकेंडरी रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है ना। मतलब डिफरेंट बेसिस पर यूजली दीज एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड इन एडवांस एंड द प्रोसेस इज डेबिटेड विद दीज एक्सपेंसेस ऑन प्री डिटरमाइंड बेसिस। सबसे मेन चीज कि जो एक्सपेंसेस हैं एडवांस में एस्टिमेट किए जाते हैं कि इतने ओवरहेड्स होंगे, राइट, और पहले ही एक रिकवरी रेट निकाल लिया जाता है। याद है ना रिकवरी रेट हम कैसे निकालते थे, रिकवरी रेट निकाल लिया जाता है और रिकवरी रेट के बेस पे ही प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 3 में बांट दिए जाते हैं। सूटेबल एक सिस्टमेटिक वे में सभी एक्सपेंसेस जो है, ओवरहेड्स जो हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो है, एलोकेट कर दिए जाते हैं सभी प्रोसेस को। ठीक है जी, कुछ खास नहीं था इसके बारे में जो हमने लास्ट में जो एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करी। इसके बाद हम जो प्रैक्टिकल के ऊपर आने वाले हैं, जो क्या है हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, डिवाइडेड है। पहला कॉन्सेप्ट टॉपिक हमारा है सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरा है हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, तीसरा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है जी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1 बाय 1। पहले अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
इस लेक्चर में यहाँ तक ही। सेकंड में हम शुरुआत करने वाले हैं प्रैक्टिकल के सिंपल प्रोसेस कोस्टिंग के साथ। ठीक, अब बच्चों अभी तक हमने प्रोसेस कोस्टिंग की इंट्रोडक्शन करी। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। नॉर्मल लॉस क्या है, अब नॉर्मल लॉस क्या बीच में टर्म जो यूज होती है, गेन क्या होता है, प्रोसेस क्या होते हैं, और एक आपको एक इमेज, मैं पूरी उम्मीद करता हूं हमारी इतनी मेहनत के बाद कि आपको एक अच्छा सा एक इमेज आपके माइंड में बन गई होगी कि हम इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, क्या क्या स्टेप से गुजरने वाले हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, मेथड ऑफ प्रोसेस कोस्टिंग, कि किन किन मेथड से सॉरी स्टेप्स, जो किन किन जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके थ्रू हम कोस्टिंग करने वाली हैं प्रोसेस की। ठीक, थैंक यू।